नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जीवनी के सेशन में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। जानते हैं कि पंडित परमानंद जी झांसी वाले का जीवन परिचय कैसा था। दोस्तों, उन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया था, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये हैं पंडित परमानंद झांसी वाले। दोस्तों, पंडित परमानंद जी का जन्म झांसी जिले के कसकरौता गांव में सन 1893 के जून माह में होने की बात सामने आती है। यद्यपि सही जानकारी के बारे में एक राय नहीं दिखती। उनके बचपन में ही उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई व उनकी परवरिश उनके बड़े भाई के द्वारा की गई। यह सुखद संयोग ही कहा जाना चाहिए कि उनके दादा राम राखन भी 1887 की बगावत के क्रांतिकारी थे। उन्हें 20 वर्ष की कैद की सजा दी गई थी। उन्हें झांसी वाले इस कारण से कहा जाता है क्योंकि इसी नाम से भाई परमानंद नाम के पंजाब के क्रांतिकारी भी हुए हैं और दोनों ही आजीवन कारावास हेतु अंडमान में सजा काटी है। उनकी शुरुआती लिखाई पढ़ाई इलाहाबाद के कास्ट पाठशाला में हुई थी। दोस्तों, 13-14 वर्ष की उम्र में ही वह पंडित सुंदरलाल जैसे क्रांतिकारियों के सानिध्य में आ चुके थे। इस कारण वह तत्कालीन बम बनाने वाले क्रांतिकारी समूह के साथ भी जुड़ गए थे। इलाहाबाद में अध्ययन हुआ था, इस कारण पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ भी उनका परिचय हो गया था। 1908 के अगस्त माह में जब बम बनाया जा रहा था, उसमें धमाका हो गया और वह जख्मी हो गए, किंतु उन्हें सरकारी अस्पताल का रुख नहीं किया। उन्हें डर था कि वहां पुलिस आएगी तो उनके साथ अन्य क्रांतिकारी भी पकड़े जाएंगे। यही वजह थी कि एक विश्वास योग चिकित्सक से ही उपचार करवाया गया। उच्च शिक्षा का दौर, बम विस्फोट में जिंदगी भी बची और जब घाव भरे तथा स्वस्थ हुए तो वह इलाहाबाद से शिक्षा हेतु बनारस आ गए। विश्वविख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद व विख्यात समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव ने भी उनके साथ ही शिक्षा प्राप्त की थी। यह दौर उनके लिए आध्यात्मिक रूप से भी स्वयं को शिक्षित करने का था। बनारस आने के पश्चात उनके द्वारा भारतीय दर्शन व संस्कृत भाषा का गहरा अध्ययन किया गया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि क्रांति दल की गतिविधि में उनके द्वारा भाग नहीं लिया गया हो। फिर बनारस से ही प्रसिद्ध नेता बाबू विश्व प्रसाद गुप्त के प्रोत्साहन व आर्थिक इमदाद से वह अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने हेतु जापान और अमेरिका भी गए। दोस्तों, मार्ग में जिन बंदरगाहों पर जहाज रुकता वहां वह उपदेश देते, जिसमें धार्मिक प्रवचन के अलावा देशभक्ति के भाव भी शामिल रहता था। सिंगापुर में भारतीय लोगों की सभा में इनके द्वारा ऐसा चमत्कारिक व्याख्यान दिया गया कि उपस्थित श्रोता भाव विभोर हो गए। इस प्रकार बनारस उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण पड़ाव बना, जहां से 7 समुद्र पार जाने के उनके लिए सभी रास्ते खुल गए थे। गदर का प्रकाशन। उधर हांगकांग में बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज 6 माह के नियमित किराए पर लिया था। कारण यह था कि कई भारतीय बसने के लिए कनाडा जाना चाहते थे, किंतु कनाडा की हुकूमत ने यह नियम बना दिया कि महज वे भारतीय ही कनाडा में उतर सकेंगे जो सीधे भारत से ही आ रहे हों। भारत से सीधा कोई भी जहाज कनाडा नहीं जाता था। इस कारण बाबा गुरदीप सिंह को कामागाटा मारू जहाज किराए पर लेना पड़ा था। पंडित परमानंद भी उस जहाज के द्वारा कनाडा जा सकते थे, किंतु उन्हें पहले जापान जाना था। जापान जाकर उन्हें हथियारों के विषय में जरूरी मालूमात हासिल की। जापान के कुछ नेताओं से भेंट भी की, किंतु मामला जमा नहीं। वहाँ भाई सोहन सिंह, बाबा पृथ्वी सिंह, पंडित जगत राय इत्यादि से मुलाकात हुई। युगांतर आश्रम का गठन किया। वह प्रचार हेतु एक पत्रिका गदर का प्रकाशन आरंभ किया गया। यह पत्रिका उर्दू व पंजाबी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी। क्रांतिकारी पार्टी का गठन। देश से दूर होकर भी देश के बारे में सोचते हुए अमेरिका और कनाडा में एक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया, जिसका मकसद भारी तादाद में आधुनिक शास्त्र एकत्र करके आमने सामने के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त करके भारत से भगाना शामिल था। इस कारण भारतीय सेनाओं में सन 1857 जैसा गदर करवाया जाना आवश्यक था। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो इसके लिए बेहतरीन मौका भी मिल गया था।
क्रांतिकारी पार्टी के आह्वान पर अमेरिका व कनाडा में बसे धनी भारतीय लोगों ने अपनी जायदाद उपलब्ध दामों में बेची, हथियार खरीदे और समुद्री जहाज़ों से भारत के लिए कूच कर गए। जर्मनी व तुर्की की तरफ से मदद का भरोसा भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार युद्ध की योजना बना ली गई थी। मिली नाकामयाबी। यह ठीक है कि मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ करने से कुछ संघर्ष तो किया ही जा सकता था। इतिहासकार यह मानते हैं कि प्रथम युद्ध के समय बगावत की योजना गदर पार्टी ने बनाई थी, तो इस योजना में कोई दम नहीं था, क्योंकि वह यह भूल गए कि उस समय उनका सामना उस ब्रिटिश हुकूमत के साथ था जिनके शासन का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उस समय दुनिया का सर्वाधिक ताकतवर नौसेना उनके पास थी, आधी दुनिया पर उनका शासन था और उन्हें यह भी तजुर्बा था कि भारतीय क्रांतिकारी विश्व युद्ध छिड़ने के पश्चात क्या योजना बना सकते हैं। इस कारण प्रत्येक क्रांतिकारी गतिविधियों पर उनकी निगाह थी। हिंदुस्तान में बेशक गोरी फौज ताकत सीमित थी, लेकिन उनकी किराए वाली सेना में भेदिए तैनात कर दिए थे ताकि 1857 की क्रांति जैसी संभावना हो तो उसे वक्त पहले ही समाप्त किया जा सके। क्रांतिकारियों ने इस बात पर कुछ ज़्यादा ही यकीन कर लिया था कि मुस्लिम सैनिक भी उनका साथ देंगे और गद्दारी नहीं करेंगे। गदर की योजना की गोपनीयता बरकरार रखने में क्रांतिकारी नाकाम रहे। ब्रिटिश शासन व सेना अधिकारी अपने पेशे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने के अलावा योग्य भी थे। उनका गुप्तचर विभाग बेहद चौकस था। इस कारण माना जा सकता था कि नाकामी उपेक्षित न होते हुए भी काफ़ी हद तक मौजूद थी। सिंगापुर में बगावत। दोस्तों, जोत से जोत जलाते चलो के तर्ज पर ध्यान में रखते हुए जब गदर पार्टी का एक दल 29 अगस्त 1914 को प्रिंसेस कुरिया जहाज द्वारा सैन फ्रांसिस्को से भारत की तरफ चला, तो वह जहाज जापानी बंदरगाह योकोहामा पहुंचा। तब पंडित परमानंद भी उस पर सवार हुए। भारत पहुंचने से पूर्व यह जहाज सिंगापुर में रुका। विद्रोही क्रांतिकारियों ने सिंगापुर में एक सभा की, जिसमें ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों को के आने का न्योता दिया गया। उस सभा में पंडित परमानंद ने बेहद मर्मस्पर्शी व उत्तेजक भाषण दिए। उसमें उन्होंने भारतीय सैनिकों को भारत में गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए और अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचारों का प्रतिकार लेने का आह्वान किया। तब पंडित परमानंद की जिह्वा पर साक्षात सरस्वती ही विराजती रहती थी। उनके वक्तव्य का श्रोताओं पर भारी प्रभाव पड़ा। पंडित जी के दिल की आवाज़ उनके दिलों तक पहुंच गई। उधर जैसे ही प्रिंसेस कुरिया सिंगापुर बंदरगाह से रवाना हुआ, उधर सिंगापुर के भारतीय सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। 3 हफ्तों तक सिंगापुर में अंग्रेजी हुकूमत खत्म ही रही। उनके पश्चात कई कुमुक भेजकर सिंगापुर पर बेहद मुश्किल से अंग्रेजों का पुनः अधिकार कर सके। श्रमिक बनकर हुए फरार। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के परचम तले दुनिया के कई देश आते थे। इस कारण जब गदर पार्टी द्वारा भेजे गए सभी जहाज़ों की सूचना ब्रितानी हुकूमत को प्राप्त हो जाती, तो वे बंदरगाह से पहले ही रोककर सभी संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लेती थी। तथापि अनेक क्रांतिकारी पुलिस को गच्चा देकर भाग निकलते थे। श्रमिक की भांति बिस्तर सिर पर रखे पंडित परमानंद ने भी पुलिस के सिपाही को बड़ी आसानी से मृत बनाया और उसे गच्चा देने में कामयाब रहे थे। वह जानते थे कि साधारण पुलिस वाले से बचना नहीं है, बल्कि स्वयं ही पुलिस वाले के से दिशा निर्देश ले लेना चाहिए ताकि वह सुविधा न कर सके। जाहिर है कि कोई क्रांतिकारी खुद तो चलकर सिपाही के पास आने से रहा। यही कारण था कि पंडित परमानंद बंदरगाह से फरार हो जाने में कामयाब रहे, जबकि उनके साथ के ज़्यादातर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी भेदिया। दोस्तों, इस महान क्रांति की सफलता या असफलता का दारोमदार इसकी गोपनीयता पर निर्भर था, लेकिन लाख चाहकर भी महाक्रांति की योजना को गुप्त रखा जाना संभव नहीं हो पाया था। यद्यपि क्रांतिकारी पार्टी ने उत्तर भारत के क्रांतिकारी संगठन की मदद से कई बड़ी छावनियों में 21 फरवरी को एक साथ बगावत करने की योजना पूर्ण कर ली थी, किंतु सरकारी गुप्तचर कृपाल सिंह ने तमाम योजना पुलिस को बता दी। सरकार ने निर्दिष्ट तारीख से पूर्व ही देसी सेनाओं से शस्त्र ले लिए।
करतार सिंह सराबा सरगोधा में, विष्णु गणेश पिंगले मेरठ में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने निरंतर प्रयासों द्वारा ज़्यादातर विद्रोही क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सजा परिवर्तन से फांसी टली। पंडित परमानंद भी गिरफ्त में आए। सभी पर मुकदमा चला। 24 को फांसी और 26 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 17 नवंबर 1915 को वायसराय ने 7 लोगों के अलावा फांसी पाए सभी क्रांतिकारियों की सजा परिवर्तित करके ताउम्र कारावास में बदल दी। पंडित परमानंद को भी काला पानी की परिवर्तित सजा प्राप्त हुई। वह अन्य लोगों के साथ उन्हें भी अंडमान जेल भेज दिया गया। जेलर को सिखाया सबक। उस समय अंडमान के आयरिश जेल में डेविड बारी बेहद नीच और हिंसक प्रकृति का शख्स था। वह बिना गाली दिए बात नहीं करता था। कोई उसकी जरा भी अवज्ञा करे तो उसे कठोर से कठोर दंड देता था। उसके निर्णय को कोई भी टोकने वाला नहीं था। हुकूमत ने उसे मनचाहा बर्ताव करने के लिए खुला छोड़ रखा था। जाहिर है अंग्रेज चाहते थे कि अंडमान के क्रांतिकारियों को ऐसी यातनाएं दी जाए जिससे उसके होश ठिकाने आ जाए, सीधा खड़ा हो। उसने एक दिन पंडित परमानंद से उन्नतपूर्वक कहा, पंडित भला क्या घबराते। यह अवश्य हुआ कि उनका चेहरा मारे क्रोध के लाल हो गया। डेविड अश्लील गालियां तक बकने लगा। पंडित परमानंद अब गुस्से को काबू नहीं रख पाए और उन्होंने वार्डन को दूर धकेलकर अपने हाथ उनसे छुड़ा लिए और फुर्ती से डेविड की कनपट्टी पर 2 घुस्से जमा दिए। डेविड की टोपी और शान दोनों धूमिल हो गई। यह तब पहली बार ही हुआ था कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया था। सिर को सवा सिर प्राप्त हुआ था दोस्तों, वरना सभी उनके जुल्मों से त्रस्त ही थे। जेलर का प्रतिशोध। डेविड बारी के पास सत्ता की शक्ति थी। यूं सरेआम बेइज्जती को चबाना भी उनकी कहाँ उसकी फितरत में था। डेविड के आदेश पर पंडित परमानंद पकड़ लिए गए और दर्जन सिपाही उन पर पील पड़े, लेकिन पंडित परमानंद ने क्षमा नहीं मांगी। जेलर डेविड ने तय किया कि वह अपने अपमान का बदला लेकर ही रहेगा। उसने पंडित परमानंद को 30 बेत मारने का आदेश दे दिया, लेकिन पंडित परमानंद ने क्षमा मांगने के बजाय 30 बेत की सजा को ही पसंद किया। जेल दर जेल। जैसा कि अंडमान जेल के विषय में पहले ही बताया गया है, भाई परमानंद व सचिंद्र सन्याल ने अंडमान जेल से रिहाई के पश्चात यहाँ पर क्रांतिकारियों के साथ किए जाने वाले सुलूक और दिए जाने वाली यातनाओं को तकलीफ दे बताया। तो देश भर में आंदोलन हुआ और अंडमान से राजनीतिक बंदियों को भारत की ही मुख्य जेल में रखा जाए। उसका नतीजा था कि पंडित परमानंद को अहमदाबाद जेल में लाया गया। यदि वह चाहते तो जेल में सुख चैन की जिंदगी गुजार सकते थे। उन्हें बुनाई शिक्षक का कार्य सौंपा गया था और वह कैदियों को दरी व गलीचे इत्यादि बनाना सिखाते थे। उनके व्यवहार से दूसरे कैदी और जेल कर्मचारी भी खुश थे। वह जेल के भीतर जहां चाहे आ जा सकते थे और दूसरे लोगों से हंस बोल सकते थे, किंतु संघर्ष के लिए बने पंडित परमानंद को आराम की जिंदगी सुहाई नहीं। उन्होंने जेल में गांधी जी की जय, भारत माता की जय के नारे बुलंद किए। जेल के अधिकारियों ने तब अनुशासन के नाम पर एकांत कोठरी व डंडा बेरी की यातनाएं प्रदान की। पंडित परमानंद ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोस्तों, जब 1937 में अनेक प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने तो उनके बाद कई राजनीतिक बंदियों के साथ पंडित परमानंद को भी जेल से आज़ादी मिली। 1.5-2 वर्ष ही बाहर रहे होंगे कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। पुराने क्रांतिकारियों पर हुकूमत की कुदृष्टि जानी ही थी। उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। युद्ध की समाप्ति पर ही उनकी पुनः रिहाई मुमकिन हो सकी। आज़ादी स्वयं देखी दोस्तों। कुछ ही क्रांतिकारी थे जिन्हें आज़ादी के भी दर्शन किए हों, लेकिन भारत की स्वतंत्रता का दिन देखने के लिए वह जीवित रहे, किंतु सरकार या प्रजा की तरफ से उनकी सेवाओं का उचित मूल्यांकन किया गया हो, ऐसा महसूस नहीं होता है। जिस तरह से आधी रात में आज़ादी आई, उससे शासन तंत्र में तनिक भी बदलाव नहीं आया। जो कानून कायदे उनका पालन करने वाले कर्मचारी थे, वे जस के तस अपनी जगह बने रहे। देश की आज़ादी के बाद जिन क्रांतिकारियों को बुला दिया गया, उनमें एक नाम पंडित परमानंद का भी रहा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था पंडित परमानंद महाराज झांसी वाले का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।